एंड आई होप सो फ्रेंड आप लोगों ने वीकेंड एंजॉय किया होगा। वीकेंड से जस्ट पहले फ्राइडे को हमने शुरू की थी फ्रेंड हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की क्लासेस। फंडामेंटल के एनालिसिस में हमने फ्राइडे को फ्रेंड कुछ वेबसाइट्स और एप्लीकेशन के नाम लिखे थे जो मैंने आपको नोट डाउन करवाया था। इनमें से हमने कुछ वेबसाइट्स पे विजिट भी किया और हर वेबसाइट की अपनी एक खासियत है, ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद फ्रेंड ऐसी दो वेबसाइट रहती है जिस पे हमने विजिट नहीं किया है। एक myfxbook.com और दूसरा forexfactory.com। तो ये वेबसाइट मैंने इसलिए रखी है फ्रेंड क्योंकि उस पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल एनालिसिस एग्जैक्टली होता क्या है। मैंने आपको परसों भी कहा था फ्रेंड कि देखिए इस मार्केट में दो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जो है फ्रेंड वो आपको मदद करता है कि ट्रेड में एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करना है इसके लिए। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस आपको मदद करता है कि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा, इसके लिए आपको फंडामेंटल का नॉलेज होना जरूरी है। तो आज के सेशन को बहुत ध्यान से सीखना है फ्रेंड। आपको डायरी पेन साथ में ले लेना है क्योंकि मैं आज आपको फंडामेंटल के डी पोर्शन में ले जाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके स्क्रीन पे सेंट्रल बैंक लिखे हैं और उसके नीचे लिखा है देयर आर 8 मेजर सेंट्रल बैंक्स। तो पहले समझिए फ्रेंड सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं। वैसे आप में से बहुत सारे लोग एजुकेटेड आप जानते ही होंगे। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे वी आर फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे अमेरिका की सेंट्रल बैंक है फ्रेंड फेडरल रिजर्व। जापान की सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ जापान। यूके की सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो हर कंट्री की अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है जो उस कंट्री की लीगल फाइनेंशियल अथॉरिटी मानी जाती है। तो सबसे पहले ये देखना होगा फ्रेंड आपको कि पूरे वर्ल्ड में डेवलप्ड कंट्री कितनी है। मेरी बातों को ध्यान से समझना, यहां से हम फंडामेंटल को शुरू कर रहे हैं। देखिए पूरे वर्ल्ड में दो प्रकार की कंट्री होती है, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। विकसित देश और विकासशील देश। तो हम जब फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तो हम प्रीमियम करेंसीज पे ट्रेड करते हैं ज्यादातर। यानी कि प्रीमियम करेंसी जो डेवलप्ड देशों की करेंसी है। तो अभी जो आपके स्क्रीन पे ये मैंने 8 सेंट्रल बैंक के नाम लिखे हैं फ्रेंड, इन्हें आपको जल्दी से या तो नोट डाउन कर लेना चाहिए या आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालकर इसे बाद में अपनी डायरी पे नोट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है फ्रेंड फेडरल रिजर्व जो यूएस की सेंट्रल बैंक है और यूनाइटेड स्टेट डॉलर में डील करती है। दूसरी है बैंक ऑफ जापान जो जापान की सेंट्रल बैंक है एंड जापानीज येन में काम करती है। तीसरी बैंक ऑफ इंग्लैंड जो यूके की है और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी में डील करती है फ्रेंड। चौथी बैंक है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये यूरोपियन कंट्रीज की सेंट्रल बैंक है एंड यूरोप की जो करेंसी है यूरो, ये उसमें डील करेगी। फिफ्थ है स्विस नेशनल बैंक जो कि स्विट्जरलैंड की है और ये CHF यानी कि स्विस फ्रैंक में काम करती है फ्रेंड। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड जो न्यूजीलैंड की है और न्यूजीलैंड डॉलर NZD इसमें डील करती है। सेवेंथ वन इज रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक है एंड AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर में डील करेगी। एंड द एट्थ वन इज बैंक ऑफ कनाडा जो कनाडा की सेंट्रल बैंक है और कैनेडियन डॉलर में डील करती है। तो अब सवाल ये आता है फ्रेंड मैंने आपको बैंक के नाम क्यों बताए, ये समझना। देखिए जब आप न्यूज ट्रेडिंग करोगे तो आपको इकोनॉमिकल कैलेंडर देखना होता है कि कौन से करेंसी में न्यूज है, कौन से सब्जेक्ट की न्यूज है और वो न्यूज में क्या होने वाला है। तो वो जानने के लिए आप जब इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाओगे तो आपको पूरे वर्ल्ड की बैंक दिखाई देंगी वहां पे। और हमें हर कंट्री की बैंकों को फॉलो नहीं करना है। हमें जो फॉलो करना है ये सिर्फ 8 जो बैंक आपकी स्क्रीन पे हैं, सिर्फ इनकी न्यूज को फॉलो करना है क्योंकि इनकी न्यूज ही फॉरेक्स मार्केट को अप एंड डाउन करती है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू सुनना फ्रेंड, जैसे कि आप इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाएंगे तो वहां पे मान लीजिए एक न्यूज है और वहां पे लिखा है RBNZ। क्या लिखा है? RBNZ। अब इससे आपको क्या समझ में आएगा? अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड तो 6th नंबर पे जो बैंक है
वो है रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, इसका शॉर्ट नेम है RBNZ। तो अगर वहां पे RBNZ लिखा और आपको पता ही नहीं कि बैंक का नाम क्या है, तो हाउ डू यू नो फ्रेंड कि ये कौन से सेंट्रल बैंक की न्यूज है? अगर वहां पे लिखा है BOJ, व्हाट इज BOJ? BOJ इज बैंक ऑफ जापान। इसीलिए ये जो नाम यहाँ पे फुल में मैंने दिए हैं आपको, ये आपको इकोनॉमिक कैलेंडर पे डिटेल नहीं मिलते, ये शॉर्ट नेम मिलते हैं। BOC, बैंक ऑफ कनाडा, जिससे आपको पता चलेगा ये किस बैंक की न्यूज है। ओके, तो इसीलिए ये नाम जरूरी था। अब ये देखते हैं फ्रेंड कि ये हर कंट्री में जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं, इनके मैंडेट्स क्या होते हैं। मैंडेट्स का मतलब इनकी ड्यूटीज क्या होती हैं फ्रेंड। तो देखिए, किसी भी देश की सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के अंदर रोल उनका होता है फ्रेंड, जिनमें उनका पहला ड्यूटी है प्राइस स्टेबिलिटी का। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड, यहां से आप ये भी मान के चल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू हो गई है, हम अर्थशास्त्र की क्लास को सीख रहे हैं। तो बड़े ध्यान से चीजों को समझना फ्रेंड, तभी आप न्यूज को समझ पाओगे। तो सेंट्रल बैंक का पहला काम है अपने कंट्री में प्राइस को स्टेबल रखना। अब प्राइस किसकी होती है फ्रेंड? प्राइस होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। कोई भी सामान हम खरीदते हैं, कोई भी सर्विसेज हम लेते हैं, तो उसकी कीमत होती है। तो वो कीमतें कंट्रोल में रहे, ये ड्यूटी होती है सेंट्रल बैंक। अब आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जैसे हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो अक्सर आपने न्यूज डिबेट्स में देखा होगा, न्यूज चैनल पे देखा होगा कि जो विरोधी पक्ष होता है, जो अपोजिशन की पार्टी होती है फ्रेंड, वो रूलिंग पार्टी पे ब्लेम लगाती है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ फ्रेंड, ये जो अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी पे ब्लेम लगाती है, या फिर किसी भी प्रकार के महंगाई को लेके अगर देश में चर्चा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रेंड सेंट्रल बैंक के ऊपर। और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो होते हैं फ्रेंड, उनका ये रोल होता है कि वो अपने देश में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को कंट्रोल में रखें। तो सेंट्रल बैंक की पहली ड्यूटी क्या है फ्रेंड? प्राइस को कंट्रोल रखना। नंबर टू, इनकी ड्यूटी है इन्फ्लेशन रेट टारगेट। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई फ्रेंड। और आपको पता है कि हर कंट्री में महंगाई का एक रेट होता है, एक रेशो होता है, एक परसेंटेज होता है फ्रेंड। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में तकरीबन 8.5% के आसपास एनुअल हमारी इन्फ्लेशन का रेट है, 8% के आसपास इन्फ्लेशन है। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि अगर आपने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट रखा है फॉर नेक्स्ट 12 मंथ, एक साल के लिए, तो जब आप एक साल के बाद 1 लाख रुपए विड्रॉ करोगे, तो आपके उस 1 लाख की वैल्यू 92,000 पे रह जाएगी, क्योंकि एक साल में 8% की महंगाई बढ़ी है। ठीक है? तो अब किसी भी देश में महंगाई, या तो महंगाई कम हो, या अगर महंगाई बढ़ रही है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेंट्रल बैंक की आती है फ्रेंड। तो सेंट्रल बैंक की सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि वो महंगाई को कंट्रोल में रखे, नहीं तो देश की इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो पूरा कोलैप्स हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। आपको जान के हैरानी होगी फ्रेंड, अगर आप गूगल पे सर्च करें कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा महंगा है, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हाई है। फ्रेंड, मैंने तो ये जब सर्च किया तो मैं शॉक हो गया कि वी आर इन सच अ वंडरफुल कंट्री जहां पे एनुअल इन्फ्लेशन 8% का है। अगर मैं बात करूं हमारे नेबर कंट्री पाकिस्तान की, तो वहां पे एनुअल इन्फ्लेशन रेट 28% का है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए बैंक में रखे, तो एक साल के बाद वो 72,000 रह जाएंगे, और अगर 4 साल रखे तो उसकी वैल्यू जीरो। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड। और ये पाकिस्तान तो फिर भी बहुत ठीक है, आप गूगल पे जाके देखें 77% एनुअल रेट है। और एक ऐसी कंट्री जिसका 360% एनुअल रेट है, जी हाँ फ्रेंड, 360%। मतलब जनवरी में जो चीज 100 रुपए की आ रही थी, वो दिसंबर में 400 रुपए की आएगी। ये कंडीशन है फ्रेंड। तो ये किसकी ड्यूटी होती है? ये होती है सेंट्रल बैंक की। अब आ जाते हैं सेंट्रल बैंक का तीसरा इंपॉर्टेंट रोल क्या है। तीसरा रोल है एम्प्लॉयमेंट रेट या लेबर मार्केट, यानी कि बेरोजगारी दर, जिसको हम बोलते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये भी सेंट्रल बैंक के अंडर में आता है फ्रेंड, कि वो अपने कंट्री में नौकरियां पैदा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिले,
और अनएम्प्लॉयमेंट जो है फ्रेंड वो कम हो और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड, इंडिया जो है ये डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे ना बेरोजगारों को कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता, बेरोजगार को किसी भी प्रकार का बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता। लेकिन अभी आपने जो 8 बैंकों के नाम देखे हैं फ्रेंड, जस्ट अ सेकेंड, आपने जो अभी 8 सेंट्रल बैंकों के नाम देखे हैं ये डेवलप्ड कंट्री है। और इन देशों में जो बेरोजगार लोग होते हैं फ्रेंड, उन्हें हर महीने कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। तो अगर सरकार नौकरियां पैदा नहीं करेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और अगर बेरोजगारी बढ़ेगी फ्रेंड, तो सरकार को अपने खजाने से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स देने पड़ते हैं, और देश जो है वो बैकफुट पे जाता है। इसीलिए सेंट्रल बैंक का ड्यूटी होता है फ्रेंड कि वो रोजगार के अवसर पैदा करें। ये भी उनके मैंडेट्स में आता है। चौथा इनका इंपॉर्टेंट काम है फ्रेंड, एक्सचेंज रेट पॉलिसी। एक्सचेंज रेट पॉलिसी का मतलब होता है फ्रेंड, आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में सुना होगा। तो सेंट्रल बैंक की ये भी ड्यूटी होती है कि उनकी जो कंट्री है वो इंपोर्ट कम करे और एक्सपोर्ट ज्यादा करें। अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो विदेशी करेंसी आपके देश में आएगी, और अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो आपकी करेंसी दूसरे देश में जाती है फ्रेंड, जो कि गलत हो जाता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है फ्रेंड इनकी। अब समझते हैं कि ये ड्यूटी ये पूरा कैसे करते हैं। मतलब प्राइस को स्टेबल रखने के लिए ये क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को रेंज में रखने के लिए ये क्या करते हैं, नौकरियों के लिए ये क्या करते हैं, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के लिए क्या करते हैं। तो इनके लिए फ्रेंड ये क्या करते हैं, ये हम अब आगे समझेंगे। तो अभी तक जो आपने समझा फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन। देखिए इसे बहुत ध्यान से समझना। इफ द इकोनॉमी इज टू स्ट्रांग, सेंट्रल बैंक नीड्स टू स्टेप इन टू प्रिवेंट हाइपर इन्फ्लेशन। इसका मतलब है फ्रेंड, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा काम कर रही है तो सेंट्रल बैंक को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है कि उनकी जो कंट्री है वो इन्फ्लेशन से हाइपर इन्फ्लेशन में ना चली जाए। देखिए फ्रेंड, मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं ये क्या चीज है। अगर कोई देश अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो इसका मतलब लोगों के पास नौकरियां हैं, इसका मतलब लोगों के जेब में पैसा है। जेब में पैसा है तो वो बाजार में खर्च करेंगे। बाजार में जब खर्च करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी फ्रेंड। डिमांड बढ़ेगी तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल लगेगा, और पूरी कंट्री क्या होती है, एक अच्छे वेल कंडीशन में इकोनॉमी आ जाती है। ठीक है। अब इससे क्या होता है, सभी के जेब में पैसा है। अब आदमी बहुत सारी चीजें खरीदता है जब पैसे आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जब सभी पैसा बाजार में खर्च करते हैं तो महंगाई बढ़ने लगती है फ्रेंड, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ने लग जाती है। और अगर वो प्राइस हाइपर इन्फ्लेशन में पहुंच जाए तो उस देश के लिए ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज हो जाती है। तो कभी भी सेंट्रल बैंक नहीं चाहेगी फ्रेंड कि उनका कंट्री इन्फ्लेशन से हाइपर इन्फ्लेशन में पहुंच जाए, और ऐसा होता है अगर कोई इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। दूसरा ये होता है फ्रेंड कि इफ द इकोनॉमी इज टू वीक, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है तो सेंट्रल बैंक को फिर से बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है कि उनके कंट्री में रिसेशन ना आ जाए। रिसेशन मतलब आर्थिक मंदी। तो उनके कंट्री में रिसेशन ना आ जाए फ्रेंड, क्योंकि आर्थिक मंदी आ जाएगी, बाजार नहीं चलेंगे, व्यापार नहीं होगा, डिमांड्स नहीं आएगी, टैक्स नहीं बनेगा फ्रेंड, और कुछ भी नहीं होगा, और पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो सरकार ये भी नहीं चाहती, मतलब सेंट्रल बैंक ये भी नहीं चाहती फ्रेंड कि आर्थिक मंदी आ जाए, और सेंट्रल बैंक ये भी नहीं चाहती कि अति महंगाई बढ़ जाए। तो इन्हें क्या करना पड़ता है, ये रिसेशन और इन्फ्लेशन, इनका बैलेंस बनाना पड़ता है। अब ये बैलेंस कैसे बनाते हैं फ्रेंड, ये समझते हैं। तो ये महंगाई और आर्थिक मंदी को कंट्रोल करने के लिए इनके पास कुछ टूल्स होते हैं। अब वो टूल क्या है, इनका पहला टूल है फ्रेंड इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है, जो हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, फिर वो आपका एजुकेशन लोन है, पर्सनल लोन है, हाउस लोन है, मैरिज लोन है, एनी टाइप ऑफ लोन, तो उस लोन पे हमें इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है फ्रेंड। ये मैं उस इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो रेजेस इट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड कर्ब ओवर स्पेंडिंग।
तो सेंट्रल बैंक क्या करती है फ्रेंड, लोन के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। तो मेरी पॉइंट आप नोट डाउन करना, अगर आप डायरी पेन लेके बैठे हैं, डायरी पेन लेके बैठे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो पॉइंट ये है कि अगर आपको इकोनॉमिक कैलेंडर में ये दिखाई देता है कि किसी देश की सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, तो इसका मतलब होता है उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और उनकी करेंसी जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये उस देश के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज होता है। तो फ्रेंड ये चीज नोट करना कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की न्यूज आ रही है तो वो करेंसी स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, लोअर इट टू एनकरेज स्पेंडिंग एंड ब्लॉस्टर इकोनॉमी। अगर आपको इकोनॉमिक कैलेंडर पे दिखाई देता है कि किसी देश की सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर रही है, लोअर कर रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए फ्रेंड कि वो लोअर इसलिए कर रही है क्योंकि वहां पे आर्थिक मंदी जैसे हालात हैं। तो वो इंटरेस्ट रेट कम करेगी, लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो मार्केट में पैसों का फ्लो आएगा, पैसों का फ्लो आएगा फ्रेंड तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो लेबर मार्केट बढ़ेगा, रॉ मटेरियल बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो इकोनॉमी ब्लास्टर हो जाती है। तो आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड। पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो करेंसी स्ट्रांग होती है और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो करेंसी वीक होती है, ये इसका मतलब होता है। नंबर टू फ्रेंड, ये महंगाई और आर्थिक मंदी को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास दूसरा टूल होता है जिसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब होता है इंप्लीमेंट क्वांटिटेटिव ईजिंग टू पंप मनी इन द इकोनॉमी, यानी कि सरल भाषा में कहें फ्रेंड तो नोट छापना, प्रिंटिंग मनी। अब मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं फ्रेंड जो इस बात को समझते हैं कि अगर किसी देश में नोट छापने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब उनकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, या तो उनके देश में फ्रेंड बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा करप्शन है, व्हाइट मनी कहीं दब चुकी है इसलिए नोट छापना पड़ रहा है, और दूसरा ये होता है फ्रेंड कि उनकी इकोनॉमी बहुत ही बुरे हालात में है, सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकार नए नोट छापकर अपना काम चला रही है, तो ये इकोनॉमी के लिए नेगेटिव न्यूज होती है। तो अगर आपने किसी भी इकोनॉमिक कैलेंडर पे ये देखा कि क्वांटिटेटिव ईजिंग हो रहा है, तो समझ जाना फ्रेंड ये उस करेंसी के लिए नेगेटिव न्यूज है और वो करेंसी डिग्रो होगी, वो करेंसी वीक हो जाएगी। तीसरा टूल है इनके पास लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज मतलब भाषण फ्रेंड। अब ये जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं या फिर इनके जो कमिटी मेंबर होते हैं फ्रेंड, हर महीने इनके स्पीच होते हैं, इनके भाषण होते हैं, और ये भाषण में डॉविश या हॉकिश टोन में ये बात करते हैं। अब ये डॉविश और हॉकिश क्या है? डॉविश यानी नेगेटिव, हॉकिश यानी पॉजिटिव। तो अगर ये अपने स्पीच में अपने करेंसी को हॉकिश बता रहे हैं, पॉजिटिव बता रहे हैं उसके बारे में, तो उनकी करेंसी उसी समय स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है फ्रेंड। और अगर ये डॉविश बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के बारे में, तो उनकी करेंसी उसी समय बियरिश चली जाती है, धड़ाम से उनका मार्केट नीचे गिर जाता है। तो दीज आर द टूल्स कि वो इस इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। अब ये भी समझते हैं फ्रेंड कि वो ऐसा कैसे करते हैं। तो ये डिसीजन लेने के लिए सेंट्रल बैंक के मीटिंग के डेज होते हैं फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग होते हैं और ये मीटिंग हर कुछ महीनों में होती है। इस मीटिंग में सेंट्रल बैंक के जो पूरे कमिटी मेंबर है फ्रेंड, ये पूरे देश से डाटा कलेक्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से डाटा आते हैं फ्रेंड? इसमें मैन्युफैक्चरिंग डाटा आएगा, इसमें प्रोडक्शन डाटा आ जाता है, इसमें रिटेल सेल्स का मार्केट आएगा, इसमें रियल एस्टेट मार्केट आ जाएगा, कंज्यूमर प्राइजेस आ जाएंगे। तो ओवरऑल जितने भी मार्केट में ट्रांजेक्शन्स होते हैं फ्रेंड, ये सारे डाटा को कलेक्ट करते हैं। हर महीने कलेक्ट होता है डाटा, और फिर वो डाटा को कलेक्ट करके स्टडी करते हैं कि पिछले महीने या पिछले क्वार्टर से इस महीने या इस क्वार्टर क्या इकोनॉमी ने ग्रो किया है, ये वो डाटा से पता चलता है। तो ये डाटा कैसे रीड करते हैं मैं आपको इकोनॉमिक कैलेंडर में सिखाऊंगा। बट आपको अभी ये समझना है कि जब वो डाटा कलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड, तो उन्हें पता चलता है कि उनकी इकोनॉमी पॉजिटिव जा रही है या नेगेटिव जा रही है। और अगर उन्हें लगता है फ्रेंड पॉजिटिव जा रही है, तो उन्हें डर लगता है कि अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी
तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। अगर उन्होंने डाटा कलेक्ट किया और डाटा से पता चला कि यार उनकी कंट्री तो है वो रिसेशन की तरफ जा रही है, आर्थिक मंदी की तरफ जा रही है, तो फिर वो डिसीजन लेते हैं इंटरेस्ट रेट कम करने का ताकि मार्केट में पैसा आ जाए। और अगर उन्हें ये लगा फ्रेंड कि इनकी इकोनॉमी ना तो रिसेशन ना हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक ठीक चल रही है, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट को पॉज करते हैं, जितना पहले था उतना ही रखते हैं। तो यहां पे जब इंटरेस्ट रेट पॉज करते हैं फ्रेंड, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो करेंसी स्टेबल हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट पॉज कर दिया, तो फिर ये देखना पड़ता है कि वो पॉज का रीजन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो भाषण में पता चलता है। मैं आपको वो भी आगे सिखाऊंगा। आई होप सो स्टेप बाय स्टेप आप समझ रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, मेरे स्क्रीन पे जो लिखा है फ्रेंड, ये फाइनल स्टेटमेंट अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो लिख लेना है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो करेंसी स्ट्रेंथन यानी स्ट्रांग होती है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो करेंसी वीक होती है, और अगर इंटरेस्ट रेट होल्ड किया गया है तो फिर वो रीजन चेक करना पड़ता है कि रीजन पॉजिटिव था या नेगेटिव था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपकी स्क्रीन पे, जो आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये मैंने वर्ल्ड बैंक के एक वेबसाइट से निकाला है, और मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, इसे ध्यान से समझना। हम शुरुआत करेंगे फ्रेंड इसमें करेंसी डेप्रिशिएट जो मैंने लिखा है यहां से। ठीक है, इसे पूरी तरीके से समझना है आपको। देखिए, करेंसी डेप्रिशिएट का मतलब होता है अगर किसी देश की करेंसी वीक है, कमजोर है फ्रेंड, तो फिर वहां के सेंट्रल बैंक को डिसीजन लेना पड़ता है टू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट और लॉन्चेस क्यूई प्रोग्राम, यानी कि इंटरेस्ट रेट को कम करती है या फिर वो क्वांटिटेटिव ईजिंग नोट छापने का काम करती है। तो जैसे ही आपको ये समझ में आता है फ्रेंड कि इंटरेस्ट रेट कम किया या फिर क्यूई प्रोग्राम है, तो आपको ये समझ जाना है कि उस न्यूज में वो करेंसी वीक होने वाली है। ओके, लेकिन क्या करें फ्रेंड, इनको डिसीजन लेना पड़ता है ऐसा। और ऐसा ये इसलिए करते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लें या मार्केट में पैसों का फ्लो आ जाए, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है फ्रेंड वो बेटर परफॉर्मेंस करती है। आप लेफ्ट वाले कॉर्नर पे देखना, बेटर स्टॉक मार्केट चलना शुरू हो जाता है। जब इकोनॉमी बेटर परफॉर्मेंस करती है फ्रेंड, तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से लेबर मार्केट बूम होता है फ्रेंड, और लोगों को नौकरियां मिलती हैं, हायर एम्प्लॉयमेंट रेट हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, अगर सभी को नौकरियां मिल रही हैं फ्रेंड, तो लोगों की जेब में सैलरी आएगी, पैसा आएगा, और अगर लोगों की जेब में पैसा आएगा तो इंक्रीज स्पेंडिंग हो जाएगा, यानी कि वो बाजार में पैसा ज्यादा खर्च करना शुरू कर देंगे। जब लोग बाजार में पैसा खर्च करेंगे फ्रेंड, तो इन्फ्लेशन राइजेस, महंगाई बढ़ने लग जाती है। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ने लग जाती है फ्रेंड। जब ये प्राइस बढ़ने लगती है तो सेंट्रल बैंक को डर लगता है, फियर ऑफ ओवर स्पेंडिंग, यानी कि फ्रेंड अगर लोग ऐसे ही खर्चा करते रहे तो हाइपर इन्फ्लेशन ना आ जाए, ये सेंट्रल बैंक को डर लगता है। तब जैसे सेंट्रल बैंक को फील होने लगता है डाटा से कि यार महंगाई बढ़ रही है, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, इंक्रीजेस इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है फ्रेंड, करेंसी एप्रिशिएटेड, करेंसी वहां पे स्ट्रांग हो जाती है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या होता है वो भी समझना। अगर करेंसी स्ट्रांग हो जाती है फ्रेंड, तो लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, लोग लोन लेना पसंद नहीं करते महंगे रेट में, तो पीपल स्पेंड मोर प्रूडेंटली, लोग क्या करते हैं, सोच समझ के खर्च करना शुरू करते हैं, पैसों को रोकना शुरू कर देते हैं फ्रेंड। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट बिकम मोर एक्सपेंसिव, एक्सपोर्ट जो है वो करेंसी स्ट्रांग होने से महंगा हो जाता है। कैसे महंगा होता है फ्रेंड, मैं आपको वो भी समझाता हूं, इसे समझना ध्यान से। देखिए, अगर मान लीजिए इंडिया कुछ चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा है, किसी कंट्री को कोई सामान बेच रहा है, और मान लीजिए वो कंट्री इंडिया से पर मंथ 1 करोड़ का माल ले रही है फॉर एग्जाम्पल। अब अगर इंडियन इकोनॉमी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और करेंसी का रेट इंडिया का स्ट्रांग हो गया, मान लेते हैं एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर आज 85 रुपीज का है, और इकोनॉमी इंडिया की अच्छी हो गई, और एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर 90 रुपीज का हो गया, नहीं आई एम सॉरी 80 रुपीज का हो गया, आई एम सो सॉरी 80 रुपीज का हो गया। तो इसका मतलब
इकोनॉमी इंडिया की ग्रो हुई है फ्रेंड। तो जो दूसरा देश हमसे सामान खरीदता था पहले 1 करोड़ का, अब उसको 1 करोड़ ऊपर से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो वो क्या करेगा, हमसे सामान नहीं खरीदेगा, उसको 1 करोड़ में किसी और कंट्री से मिल रहा है वहां से खरीदेगा। इससे क्या होता है, अगर करेंसी महंगी होती है फ्रेंड, तो एक्सपोर्ट कम होने लग जाता है, क्योंकि लोग, दूसरी जो कंट्री है वो आपसे सामान नहीं खरीदती। अब ये दोनों कारणों से क्या होता है, इकोनॉमी पे एक पुल बैक लगना शुरू हो जाता है, इकोनॉमी पे एक ब्रेक लगना शुरू होता है, मार्केट में पैसों का फ्लो कम होने लगता है, डिमांड्स कम होने लगती है फ्रेंड। और जैसे ही ये पैसों का फ्लो कम होने लगता है फ्रेंड मार्केट में, तो सरकार को डर लगता है कि लोग अगर ऐसे ही कम खर्च करें तो कंट्री डिफ्लेशन में ना चली जाए, डिफ्लेशन, रिसेशन, आर्थिक मंदी, इसमें ना चली जाए। और ऐसा होता भी है फ्रेंड। जैसे ही कंट्री रिसेशन के दौर में जाने लगती है, गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड कम होने जाते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है फ्रेंड, ये अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज हो जाता है, बेरोजगारी रेट बढ़ने लग जाता है, लोगों की नौकरियां जाने लगती हैं फ्रेंड। और जब लोगों की नौकरियां जाती हैं फ्रेंड, तो फिर सेंट्रल बैंक को वापस से काम करना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ता है, और करेंसी फिर डेप्रिशिएट होती है। तो देखिए, मैंने आपको जब ये पूरी कहानी सुनाई, इसको ध्यान से समझिएगा। इस पूरी कहानी में इंपॉर्टेंट क्या था फ्रेंड, इंपॉर्टेंट ये था कि किसी भी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग हो या वीक हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है सीधा आपके प्रॉफिट से। अगर कोई इकोनॉमी वीक हो रही है, तो उसकी करेंसी को हम बेचकर पैसा कमाएंगे, और अगर वो स्ट्रांग हो रही है, तो उसकी करेंसी को हम खरीद के पैसा बनाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में फ्रेंड, आपके पास सिर्फ दो ही चैलेंजेस हैं, बाय या सेल। लेकिन सेंट्रल बैंक के पास देखो कितने चैलेंजेस हैं, 365 डेज इनको अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए फ्रेंड, ये न्यूज आते रहते हैं 365 दिन। अब मैं आपको ले जाता हूं फ्रेंड, कि वैसे तो न्यूज बहुत सारे आते हैं, तो क्या हमें सभी न्यूज को फॉलो करना है, या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जिन्हें हमें फॉलो करना है। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया फ्रेंड, इसका कंक्लूजन बता देता हूं। कंक्लूजन क्या है, अगर किसी देश की इकोनॉमी पुअर परफॉर्मेंस करती है, तो इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है, या फिर नोट छापा जाता है, और ये दोनों न्यूज फ्रेंड करेंसी को डेप्रिशिएट करती है, वीक करती है। अगर किसी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग परफॉर्मेंस कर रही है, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, और एक्सरसाइज टाइटनिंग, यानी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं जिसकी वजह से लोग कम खर्च करें, और ये करने से फ्रेंड करेंसी एप्रिशिएट होती है, स्ट्रांग हो जाती है। सो नाउ, अब मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ दिया है फ्रेंड इकोनॉमिक्स का। अब मैं आपको ले जाता हूं कि जिस पे आपको ट्रेड करनी है। तो जब हम इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाएंगे फ्रेंड, तो आपको वहां पे बहुत सारी खबरें मिलेंगी, लेकिन आपको सारी खबरों को फॉलो नहीं करना। आपके स्क्रीन पे जो न्यूज अभी आपको दिखाई दे रहे हेडलाइंस, ये आपको जल्दी से नोट कर लेना है, या फिर आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं फ्रेंड। ये न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपको जो फॉरेक्स में अगर न्यूज ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो फ्रेंड, तो ये न्यूज पे ही ट्रेड करनी, इसके अलावा किसी भी न्यूज पे ध्यान नहीं देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में जो पहली न्यूज है फ्रेंड, नॉन फार्म पेरोल, इसे हम फॉरेक्स का फेस्टिवल भी कहते हैं। फॉरेक्स फेस्टिवल क्यों कहते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये फॉरेक्स की सबसे बड़ी खबर होती है, एनएफपी इन शॉर्ट कहते हैं, नॉन फार्म पेरोल यानी एनएफपी। ये न्यूज जो होती है फ्रेंड, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये न्यूज हर मंथ में आती है, एवरी मंथ, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ। यूनाइटेड स्टेट डॉलर में ये न्यूज आती है फ्रेंड, और इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे आती है ये। वैसे तो इकोनॉमिक कैलेंडर पे ये आपको मिल ही जाएगा, बट फिर भी टू बी वेरी, मतलब आपको नॉलेज हो इस हिसाब से बता दूं, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और शाम को 6 बजे एनएफपी की न्यूज आती है। अब ये न्यूज क्या होती है फ्रेंड, उसे समझना है हमें। देखिए, इस न्यूज में कुछ डाटा आता है, और ये एवरी मंथ न्यूज है, तो ये रोजगार से संबंधित खबरें हैं। तो ये न्यूज में क्या देखा जाता है, मैं आपको वो बताने से पहले सेकेंड न्यूज की तरफ ले चलता हूं, जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की जो न्यूज है फ्रेंड, ये भी यूनाइटेड डॉलर में आती है, और ये वीकली न्यूज है, एवरी वीक आएगी,
और थर्सडे के दिन ये न्यूज आती है, एवरी थर्सडे, और शाम को 6 बजे खबर आती है। तो जैसे आप नाम से पता चल रहा है फ्रेंड, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, तो इसमें यह देखा जाता है कि हर हफ्ते गुरुवार के दिन शाम को 6 बजे कितने नए बेरोजगारों ने बेरोजगारी कॉम्पनसेशन के लिए एप्लीकेशन दिया, क्लेम फाइल किया। तो अगर क्लेम बढ़कर आ रहे हैं फ्रेंड पिछले हफ्ते की तुलना में, इस हफ्ते अगर ज्यादा एप्लीकेशंस आ गए, तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए फ्रेंड, ये पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है? बेरोजगारों के एप्लीकेशन पिछले थर्सडे से इस थर्सडे अगर ज्यादा आते हैं, तो इज इट पॉजिटिव फॉर कंट्री और नेगेटिव फॉर कंट्री? यस, इट इज नेगेटिव न्यूज फॉर कंट्री। और इससे करेंसी क्या होगी? करेंसी डेप्रिशिएट होगी फ्रेंड, करेंसी वीक हो जाएगी। यस, वेरी गुड, गॉट इट। अब समझते दूसरी चीज। तो ये एवरी थर्सडे जो न्यूज आती है, तो एक महीने में या तो 4 या तो 5 थर्सडे आएंगे। तो ये पूरे महीने का डाटा कलेक्ट किया जाता है और वो आता है नॉन फार्म पेरोल में एवरी मंथ। इसमें यह देखा जाता है कि पिछले महीने की तुलना में इस महीने क्या ज्यादा नौकरियां मिली या ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई फ्रेंड। तो इसमें अगर पिछले महीनों से बेरोजगारों की संख्या ज्यादा आ जाती है, तो सरकार को ज्यादा कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, और करेंसी नेगेटिव होती है, करेंसी वीक होती है। तो आपको यह समझना है फ्रेंड, नॉन फर्म पेरोल हो या अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हो, जो इनका टारगेट होता है उस टारगेट से फिगर हमेशा कम आनी चाहिए, तभी वो करेंसी स्ट्रांग होगी। अगर टारगेट से ज्यादा आती है तो करेंसी वीक होती है। अब तीसरी न्यूज है फ्रेंड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि बेरोजगारी दर। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये भी मंथली न्यूज होती है फ्रेंड, हर महीने आती है, और ये न्यूज भी नॉन फार्म पेरोल के साथ ही आती है। ठीक है। इसमें यह देखा जाता है कि बेरोजगारी का प्रतिशत पिछले महीने की तुलना में क्या बढ़ा है या कम हुआ है। अगर बढ़ा है तो नेगेटिव, कम हुआ है तो पॉजिटिव। अब चौथी न्यूज है फ्रेंड, ये सारे मैं आपको न्यूज के सब्जेक्ट बता रहा हूं जो आपको इकोनॉमिक कैलेंडर पे मिलने वाले हैं, इसीलिए आपको ये न्यूज पे फोकस करना है। चौथी न्यूज है क्लेमेंट काउंट चेंज। ये क्या होती है फ्रेंड? देखिए, पिछले महीने जो क्लेम हुए थे अनएम्प्लॉयमेंट के, उनके काउंटिंग में इस महीने कितने चेंजेस हुए हैं, तो वो काउंटिंग की वजह से भी पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज होती है। तो ये चार ऐसी बड़ी न्यूज है फ्रेंड जो आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, और ये फॉरेक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं राइट साइड में फ्रेंड। राइट साइड में लिखा है इन्फ्लेशन डाटा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। तो महंगाई को कैसे मेजर करते हैं? तो इसमें पहली खबर है सीपीआई, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये सीपीआई का डाटा फ्रेंड, जैसे नॉन फार्म पेरोल सबसे बड़ी खबर है लेबर मार्केट की, वैसे इन्फ्लेशन मार्केट की सबसे बड़ी खबर है सीपीआई। यहाँ पे मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। आपको 200 to 300 पॉइंट्स का 5 मिनट के अंदर मार्केट की मूवमेंट नजर आती है फ्रेंड। इसीलिए मैं कहता हूं न्यूज से दूर रहिए जब तक आपको न्यूज पे ट्रेड करना नहीं आता। ओके। तो सीपीआई क्या है फ्रेंड? सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी ग्राहकों ने पिछले महीने की तुलना में इस महीने अगर ज्यादा सामान खरीदा है, तो इसका मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग है, लोगों की जेब में पैसा है, लोगों के पास नौकरियां हैं। तो सीपीआई में यह देखा जाता है फ्रेंड, पिछले महीने से सेल अगर बढ़ गया तो पॉजिटिव न्यूज है, सेल कम हो गया तो नेगेटिव न्यूज है। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो आपको पता है फ्रेंड, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के भी डाटा को कलेक्ट करते हैं, और ये देखते हैं कि पिछले महीने प्रोडक्शन ज्यादा हुआ था या इस महीने प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है फ्रेंड पिछले डाटा की तुलना में, तो फिर से एक पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है। डिमांड है इसका मतलब मार्केट में कस्टमर है, कस्टमर है मतलब जेब में पैसा है, पैसा है मतलब नौकरियां हैं। तो सारी पॉजिटिव है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग डाटा बढ़ता है फ्रेंड, तो ये पॉजिटिव न्यूज होती है, और मैन्युफैक्चरिंग डाटा अगर कम आता है तो ये नेगेटिव न्यूज होती है। तीसरी न्यूज है फ्रेंड जीडीपी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर मैं इसे सरल भाषा में बता दूं, तो जीडीपी का मतलब होता है किसी भी देश की टोटल इनकम
को जीडीपी कहा जाता है। वो इनकम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आए, वो टैक्सेशन से आए, वो किसी भी चीज से आए, लेकिन वो टोटल इनकम को यहाँ पे शो करता है। तो जीडीपी का जो डाटा है फ्रेंड, ये भी मंथली चेक होता है, एवरी मंथ। और इसमें ये देखा जाता है कि पिछले महीने की तुलना में इस महीने क्या देश की इनकम बढ़ी है। अगर बढ़ा है डाटा तो पॉजिटिव, अगर कम हुआ है डाटा तो नेगेटिव। चौथी न्यूज है फ्रेंड, इंटरेस्ट रेट। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में ही बात की कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो करेंसी स्ट्रांग, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग है। और इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो करेंसी वीक, क्योंकि रिसेशन का डर है। अगली न्यूज है फ्रेंड, कोर रिटेल सेल्स। ये क्या है? आपने देखा होगा छोटे व्यापारी, रिटेलर्स हम जिनको कहते हैं, तो रिटेलर्स के भी डाटा कलेक्ट किए जाते हैं और ये चेक करते हैं कि रिटेलर की सेल पिछले महीने से बढ़ी है या कम हुई है। और अगर उनको दिखाई देता है कि लास्ट मंथ से कंपैरेटिवली इस मंथ रिटेलर्स ने ज्यादा सेल किया है, तो फिर ये पॉजिटिव न्यूज है फ्रेंड। इसका मतलब रिटेलर ने बहुत धंधा किया, मार्केट में कस्टमर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। इसके बाद एक न्यूज है फ्रेंड, पीपीआई। पीपीआई मतलब प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स कहते हैं इसे। पीपीआई, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स। अब ये क्या है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इज डिफरेंट एंड प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स इज डिफरेंट। प्रोडक्शन प्राइस में ये आता है आपका रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ी है या कम हुई है, ये भी डाटा देखा जाता है और इससे भी करेंसी अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होती है। तो ये सीपीआई, मैन्युफैक्चरिंग, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, कोर रिटेल सेल्स, पीपीआई, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड न्यूज है फ्रेंड, लेकिन ये सभी बड़ी खबरें हैं, ये बहुत बड़ी खबरें हैं जिसमें मार्केट बहुत वोलेटाइल करता है। अब आखिरी न्यूज आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड, एफओएमसी। एफओएमसी का फुल फॉर्म होता है फेडरल ओपन मेंबर्स कमेटी। तो ये फेडरल कौन है फ्रेंड? फेडरल यूएस की सेंट्रल बैंक है। और यूएस की जो फेडरल बैंक है, इनके जो कमिटी मेंबर्स होते हैं फ्रेंड, ये डाटा को स्टडी करने के लिए एफओएमसी की मीटिंग करते हैं। कमिटी मेंबर्स की एक मीटिंग का डेट होता है, वो भी इकोनॉमिक कैलेंडर पे आपको दिखाई देगा। और इस मीटिंग में स्टडी करने के बाद जब ये स्पीच देते हैं फ्रेंड, तो एफओएमसी की जो न्यूज होती है, ये कोई फिगर नहीं होती फ्रेंड, यहाँ पे कोई डाटा नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे डॉविश या हॉकी स्टोन में कमिटी मेंबर अपनी स्पीच कंप्लीट करते हैं, उससे भी करेंसी स्ट्रांग या वीक होती है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आपको इन शॉर्ट समझाने की कोशिश की कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, कौन सी करेंसी एप्रिशिएट कब होती है, डेप्रिशिएट कब होती है, इंटरेस्ट रेट का क्या रोल है, सीपीआई का क्या रोल है, मैंने आपको सारी चीजें बताई। कैन यू टेल मी इन चैट बॉक्स, क्या यहां तक आपको बातें समझ में आई? तो यू कैन राइट यस इन चैट बॉक्स, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ आपको लेके। यस, बातें समझ में आई फ्रेंड अभी तक? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। अब आपको क्या करता हूँ फ्रेंड, ये चीजों को दिखाने के लिए अब मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पे। एब्सोल्युटली ठीक, वेरी गुड। मुझे सभी के पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दिख रहे हैं। सो नाउ वी हैव टू शिफ्ट इन इकोनॉमिक कैलेंडर। अब इकोनॉमिक कैलेंडर में जाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड सीधा वेबसाइट पे। ओके, तो एक सेकेंड दीजिएगा, मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे ओपन करूं। जस्ट वन सेकेंड। हम चलते हैं इसके लिए forex factory.com पे। मैंने गूगल पे जाके सर्च किया फ्रेंड, forex factory.com, और गूगल मुझे लेकर आ गया ये फॉरेक्स फैक्ट्री पे। तो अब समझते हैं फ्रेंड कि ये वेबसाइट पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पहले मैं आपको ये वेबसाइट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डाटा को कैसे चेक करते हैं आप। ठीक है? तो हमने देखो myfxbook.com और फॉरेक्स फैक्ट्री, ये दो वेबसाइट नहीं गए हैं। तो अब मैं आपको वेबसाइट पे लेकर आ गया। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, समझते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ पे ना मैंने क्लिक किया है फोरम पे। फोरम का मतलब होता है फ्रेंड, ये पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी होती है यहाँ पे। पूरे वर्ल्ड के जितने भी फॉरेक्स के ट्रेडर हैं वो यहाँ पे इस कम्युनिटी में शामिल हो जाते हैं। अगर आपको कोई ट्रेडिंग के सिस्टम से रिलेटेड सवाल जवाब करने हैं फ्रेंड, तो ट्रेडिंग सिस्टम वाली कम्युनिटी में आप अपने सवाल डालोगे और पूरे वर्ल्ड के ट्रेडर आपको रिप्लाई करते हैं। कोई ट्रेडिंग का डिस्कशन करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। कोई ट्रेडिंग का जनरल आपको चाहिए, वो यहाँ से तो ये ना एक पूरा का वर्ल्ड की कम्युनिटी का ग्रुप है फ्रेंड। ओके,
ये यहाँ पे आप कम्युनिटी में शामिल हो सकते हो। दूसरा है यहाँ पे देखो ट्रेड्स का कॉलम है। जब अभी ट्रेड के कॉलम में जाओगे फ्रेंड, तो ये लाइव सिग्नल्स हैं। ये क्या है? सिग्नल है। आप यहाँ पे देखिए लिखा है यूरो जीबीपी सेल एट सो एंड सो पॉइंट, और ये सिग्नल कितने देर पहले आया है? जस्ट 1 मिनट पहले डाला है। इससे पहले देखो 2 मिनट पहले है एक्सयू यूएसडीसी बाय एट सो एंड सो पॉइंट। 3 मिनट पहले यूरो यूएसडी सेल एट सो एंड सो पॉइंट। तो ये लाइव सिग्नल्स हैं। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग मतलब खुश हो जाएंगे कि यार यहाँ पे तो लाइव सिग्नल मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये देखिए कि वो सिग्नल दे कौन रहा है। तो ये सिग्नल जो देते हैं उनके ट्रेडर्स के नाम है आगे। ये सब निकनेम होते हैं, शॉर्ट नेम्स होते हैं फ्रेंड। तो अगर आप इन सिग्नल्स को फॉलो करना चाहते हो, तो पहले आपको क्या करना चाहिए? ये जो ट्रेडर्स है इनके बैक रिकॉर्ड को चेक करना है। जैसे यहाँ पे जियो 1683 है, मैंने इस पे क्लिक किया फ्रेंड, तो ये मुझे उस बंदे के, वो जो ट्रेडर है उसके पेज पे ले गया। अब अगर मैं इसके पेज को देखूं, तो ये बंदा फेब्रुवरी 2011 से फॉरेक्स फैक्ट्री में जुड़ा हुआ है। तो तकरीबन 13 साल का एक्सपीरियंस है इसके पास, 13 ईयर से ट्रेड कर रहा है। ओके। और अगर मैं यहाँ पे आपको नीचे लाऊं फ्रेंड, तो ये कहाँ से ट्रेड कर रहा है? ये इटली का ट्रेडर है। ये इटली से ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसमें इसके सब्सक्राइबर्स को देखो, तो इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। और नीचे अगर आप इसके ट्रैक रिकॉर्ड्स को चेक करना चाहते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस के ट्रैक रिकॉर्ड हैं। ये ट्रैक रिकॉर्ड देखो, टुडे का भी है, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। आप जैसे भी देखना चाहते हो फ्रेंड, इसके सारे ट्रैक रिकॉर्ड्स आप नीचे जाके देख सकते हो। तो पहले मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप यहां से ट्रेड कॉपी करना चाहते हो, तो पहले ट्रेडर को स्टडी करो। और जो ट्रेडर आपको जेन्यून लगता है फ्रेंड, जिसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा लगता है, आप सिर्फ उसी ट्रेडर की ट्रेड यहां से कॉपी करना। अदरवाइज ये नए ट्रेडर के द्वारा भी ट्रेड दी जाती है, और आप इनको अगर आंख बंद करके फॉलो करोगे फ्रेंड, तो आपके नुकसान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइव ट्रेड का कॉलम है। अब आप राइट साइड में आ जाइए। ये राइट साइड आप जो देख रहे हो, राइट साइड में देखो यहाँ पे लिखा है जून रैंक्स। जून रैंक का मतलब है फ्रेंड, आज 1 जुलाई है। तो ये हर महीने का डाटा होता है फ्रेंड, मतलब सॉरी हर डे का डाटा आता है यहाँ पे। तो अभी वर्ल्ड के टॉप 10 ट्रेडर कौन है रिटेल ट्रेडर में? तो यहाँ पे देखो, ये जो गोल्ड नाम का ट्रेडर है फ्रेंड, ये नंबर 1 पे है, और पिछले 1 महीने का रिटर्न है 682% का इसका। कैन यू बिलीव फ्रेंड? 1 महीने का प्रॉफिट है 682% का। यानी अगर इसने $100 का अकाउंट खोला, तो $100 से इसने 682 का प्रॉफिट बनाया। सेकेंड नंबर पे जो इसका रिटर्न है 650% का, थर्ड नंबर पे 445 का। तो मैं आपको जो सजेस्ट करना चाहता हूँ, ये सजेशन नहीं है, यू कैन टेक मोर एफर्ट्स ऑन दिस। ये जो ट्रेडर है फ्रेंड, इनके भी नाम आगे लिखे हैं। जैसे ये है कॉनाइड। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, तो मैं इसके पेज पे एंटर कर जाऊंगा। ओके। मैं इसके पेज पे एंटर कर गया। ये कौन है? ये जर्मनी से है फ्रेंड। ये फॉरेक्स फैक्ट्री में 2014 से है। आप इसके नीचे के ट्रेड्स को चेक कर सकते हैं जाके। और अगर आपको लगता है कि ये वाकई एक्सपीरियंस ट्रेडर है, ये अच्छी ट्रेडिंग कर रहा है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, आप इसकी ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हैं। बट टू बी वेरी श्योर, मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ फ्रेंड, कि किसी भी ट्रेड को ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना, ब्लाइंडली आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। अगर यहाँ पे ट्रेड दिखाई भी देती है, तो आप खुद एनालिसिस करें कि वो ट्रेड सही भी है या नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज है फ्रेंड, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक न्यूज का कॉलम आता है फ्रेंड। ये फॉरेक्स फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, और आपको इसे जरूर फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे आप मेरे कर्सर के तरफ देखोगे, तो यहाँ लिखा है लेटेस्ट स्टोरी। लेटेस्ट स्टोरी का मतलब है फ्रेंड, पूरे वर्ल्ड में जितने भी इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो सारी खबरें यहाँ पे आ जाएंगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको सारी खबरें देखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड। हमें क्या करना है सारी खबरों से? हमें तो वो खबर चाहिए जो हमारी ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड? लेफ्ट साइड पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ राइट साइड देखना है, जहां पे लिखा है हॉटेस्ट स्टोरी। हॉटेस्ट, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। और अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 3 घंटे पहले ये न्यूज आई है, यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एट 48.5%,
जून 2024 मैन्युफैक्चरिंग आईएसएम रिपोर्ट ऑन बिजनेस। तो अभी 3 घंटे पहले फ्रेंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की न्यूज थी, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता रहा था। तो ये न्यूज आई थी, और इस न्यूज में क्या हुआ वो यहाँ पे हॉटेस्ट स्टोरी है। या फिर देखो यहाँ लिखा है, यूरो यूएसडी गैप्स हायर ओवर पोटेंशियल फ्रेंच हंग पार्लियामेंट। तो यूरोप की एक कंट्री है फ्रेंड, फ्रांस। फ्रांस में इस वक्त उनके जो सरकार है वो बर्खास्त कर दी गई है, और वहां पे ना बीच में ही इलेक्शंस आ गए हैं, जिसकी वजह से वहां के जो प्रेसिडेंट है फ्रेंड वो चुनने जाने वाले हैं। तो वहां पे कुछ चेंजेस चल रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस, इसके वजह से यूरो यूएसडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना फ्रेंड कि टेक्निकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फंडामेंटल को समझना। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, अपना एक आदत बनाना है कि जब भी आप ट्रेड करने बैठते हो तो पहले फॉरेक्स फैक्ट्री खोलो, यहाँ पे ये हॉटेस्ट न्यूज जो है फ्रेंड इनको पढ़ो, इनको समझो, और उसके बाद आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाती है मार्केट में ट्रेड कैसे करनी चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम है फ्रेंड, इकोनॉमिक कैलेंडर का। ये है इकोनॉमिक कैलेंडर। ओके, और मुझे जस्ट एक सेकंड देना फ्रेंड, मैंने मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा रखा है, तो मैं पहले फिल्टर हटा दूं। यस, अब आप देखिएगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मंडे जुलाई 1, ये आज की न्यूज है। सुबह 5:20 से फ्रेंड, ये सारी वो खबरें हैं जो अभी तक हो चुकी हैं शाम को 7:30 बजे तक। अब अगली खबर जो है वो इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 12:30 बजे न्यूज है। तो ऐसे ना ये पूरे हफ्ते का इकोनॉमिक कैलेंडर आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे मिल जाता है, मंडे टू फ्राइडे, और इसके आगे भी मिल जाएंगे। अब आपको ये समझना है फ्रेंड कि इकोनॉमिक कैलेंडर को फॉलो कैसे करते हैं, इस पे ट्रेड कैसे लेते हैं, इसके डाटा को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये एक बहुत डीप चैप्टर है, और इससे रिलेटेड मुझे आपको बहुत सारी चीजें सिखानी है। सो नाउ टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम इस चैप्टर को अब वेनसडे को कंडक्ट करेंगे फ्रेंड। और मैं आपको न्यूज से पहले न्यूज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रेंड, ये भी बताने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा फ्रेंड। ठीक है, तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें फ्रेंड, आज का सेशन कैसा लगा, ताकि मैं सचिन जी को माइक हैंडओवर करूं और सचिन जी आगे की बागडोर संभालें। डू यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस? यस। और देखना फ्रेंड, अगले 1 या 2 सेशन आप और अटेंड कर लोगे तो डेफिनेटली आप फंडामेंटल पे बहुत स्ट्रांग कर लोगे अपने आप को। सो नाउ मेरी तरफ से सेशन यहीं तक रहेगा। मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूँ मिस्टर सचिन जी को। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं वेडनेसडे को सेम टाइम पे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।